हेलो विद्यार्थियों, चलिए बाबू आज हम लोग इस लेसन का सबसे लास्ट पार्ट लेके चलते हैं। इसमें जितना वो इसके पहले क्लास हुआ उस क्लास से देखते हैं तो पार्ट 7-8 तक पहुंच गया सर। चलिए आज हम लोग सब मिल करके इस लेसन को पूरा लास्ट कर लेते हैं। तो देखिए इसमें हम लोग सबसे लास्ट में पढ़ेंगे, उसमें क्वेश्चन आपका है कि बीज क्या होता है। इसके पहले का जो क्लास हुआ था उसमें आपको बताया था कि फल क्या होता है, फल का प्रकार बताए थे, फल कितने टाइप से बढ़ता है उससे बता दिए थे। चलिए आज देखते हैं वो बीज क्या होता है। तो देखिए इसमें आपको बीज में चलते हैं तो याद है कि सर इसके पहले जो क्लास आपको बताया थे उसमें कहे थे कि जब कोई भी पुष्प होता है, निषेचन क्रिया होता है, होता कहाँ पर, जब नर भाग का परागकण मादा भाग में जाता है। जैसे आप देखे थे फोटो में कि नर भाग कुछ इस टाइप का था और मादा भाग का इस सब होता था इसे। तो जब परागकण यहाँ से मादा भाग पर जाता था तो उसका जो परागकण जाता था तब बीजांड में कुछ भाग बनता है सर। तो कहने का मतलब कि जब किसी पुष्प में परागकण परागकोश से जाएगा मादा भाग में और जाने के बाद होता है निषेचन, और निषेचन होने के बाद उसमें बीजांड जो सबसे नीचे भाग जो बीजांड होता है, बीजांड में जिस भाग का विकास होता है, जिस भाग निर्माण होता है उस भाग को हम लोग बोलते हैं बीज कहते हैं। ठीक है, फिर सुनिएगा, कहते हैं जब किसी पुष्प में निषेचन क्रिया होने के बाद जब उसके बीजांड से जिस रचना का विकास होता है उस भाग को हम लोग बीज कहते हैं यानी सीड कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं तो जो वो बीज होता है इसको हम लोग दो आधार पर बांटते हैं। पहला बांटते हैं कि बीज का जो संरचना था, कैसा बनावट था, उसके अनुसार यह बीज मुख्यतः उसके भाग में बनावट में दो भाग होता है, कि बीजचोल होता है, कि भ्रूण होता है। बीजचोल यानी कहने का मतलब कि जब कोई भी बीज बन रहा होगा उस बीज का सबसे बाहर की जो परतें होती है उस बाहर के पर्दे को हम लोग बीजचोल या बीजावरण के नाम से जानते हैं। ठीक है, यानी जब कोई बीज बन रहा होगा सर तो बीज के सबसे बाहर की परतें, यानी कोई आम खा रहा है तब आम की जो सबसे बाहर की परतें होती है वह सबसे बाहर का परत बीजचोल या बीजावरण कहलाता है। ठीक है, और नंबर 2 बीजचोल का जो अंदर का भाग बचा उसको हम क्या बोलते हैं, भ्रूण कहते हैं। फिर सुनिएगा, बीज संरचना के अनुसार दो भाग में बढ़ता है, एक होता है बीजचोल, नंबर 2 होता है भ्रूण। बीजचोल बताएं कि किसी बीज के बनने में जो बाहर का भाग होता है, बाहर की परतें होती है, उस परत को हम लोग बीजचोल कहते हैं, और उसके अंदर का भाग, बीजचोल का जो अंदर का भाग होता है उस भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, भ्रूण कहते हैं। ठीक है, और इसके बाद चलते हैं बाबू, तो बीजचोल जो होता है, बीजावरण होता है, इसके दो परतें होती है। यदि अच्छा से देखा जाए तो जो बाहर की परतें होती है ना, उसमें दो भाग होते हैं। दो भाग में उस बीज आवरण का जो सबसे बाहर का परत होता है उसे हम बाह्य कवच कहते हैं, और उसके जो अंदर का कवच होता है वह होता है अंतः कवच। ठीक है, कभी आम खाइएगा देखिएगा, आम जो छिलके होता है सबसे बाहर का परत, हरा वाला भाग खाते फिर भी अंदर रह जाता है, और उसके अंदर मिलेगा मांसल भाग, यानी कि किसी बीज के जो बाहर बीजचोल होता है उसमें भी दो परत होता है। एक परत जो सबसे बाहर होता है उसे बोलते हैं बाह्य कवच, और उसके जो अंदर होता है उसे अंतः कवच कहते हैं। ठीक है, ये आपका हुआ बीजचोल का भाग। नंबर 2 चलते हैं भ्रूण कहते हैं किसको, तो बताए भ्रूण, तो बताए कि बीजचोल का जो अंदर का भाग होता है उसे भ्रूण कहते हैं। अब इसमें देखते हैं जो भ्रूण होता है बाबू, बीज का जो भ्रूण भाग होता है, यह भ्रूण के अंदर यदि रचना देखा जाए तो भ्रूण के भी रचना के अनुसार दो भाग होते हैं। जो अंदर भ्रूण होता ना है उसमें भी दो भाग होते हैं, एक भाग को बोलते हैं बीजपत्र और एक भाग को बोलते हैं अंश। जो बीज का भाग होता है बीज के भाग दो होते हैं, एक होते हैं बीजचोल, एक होते हैं भ्रूण। बीजचोल का दो भाग बाह्य कवच और अंतः कवच, वैसे भ्रूण का भी दो भाग, बीजपत्र क्या होता है, अंश। बीजपत्र कहते हैं कि किसी बीज को, जैसे आप आम खाए या छोड़िए चना खाते हैं, चना हमेशा खाते हैं, तो चना के जो आप दलहनी भाग देखिएगा ना, चना को फोड़िएगा तो दो भाग में बढ़ जाता है, तो जो दलहनी छिद्र होता है वही दलहनी भाग को हम लोग बीजपत्र कहते हैं। क्या बोलते हैं, बीजपत्र। यानी किसी बीज को, किसी बीज के अंदर जो भ्रूण होता है तो भ्रूण का वह भाग, यानी भ्रूण के अंदर जो दलपत्र यानी दाल जैसा जो रचना होता है उस भाग को हम क्या बोलते हैं, बीजपत्र कहते हैं। ठीक है, और बीजपत्र यानी दो बीजपत्र होगा, मान लीजिए दो मेरा हाथ है बीजपत्र है, इन दोनों बीजपत्र के जो अंदर का जो स्पेस होता है, खाली जगह, और जो बीज का अक्षीय भाग होता है ना उसे हम क्या बोलते हैं, अक्ष कहते हैं। किसी बीज पत्र के अंदर का जो भाग होता है उसे हम क्या बोलते हैं, अक्ष कहते हैं। ठीक है, और जो अक्ष होते हैं बाबू ना, यह अक्ष भी आप जानिए तो अक्ष भी इसमें दो भाग होते हैं। जो अक्ष होते हैं उसमें भी दो भाग होते हैं, एक होते हैं मूलांकुर और एक होता है परांकुर। मूलांकुर कहते हैं कि जिससे बीज से जब नए पौधे बनेगा तो बीज के जिस भाग से जड़ का विकास होता है वह होता है मूलांकुर।
क्या होता है, मूलांकुर। ठीक है, और जो सबसे जो परांकुर भाग है, यह परांकुर भाग जड़ से जो ऊपर का भाग, जैसे तना हो गया, शाखा हो गया, पत्ती हो गया, यानी बाहर जो है ज़मीन से जो बाहर का भाग, वह सब के बनाता है, परांकुर बनाता है। इसमें कह सकते हैं कि जो अक्ष होता है, यह अक्ष के आंतरिक भाग में मूलांकुर होता है और बाहरी भाग में क्या होता है, परांकुर होता है। ठीक है, और परांकुर से क्या होता है कि जड़ के ऊपर का भाग, जैसे तना हो गया, शाखा हो गया, ठीक है, शाखा हो गया, पत्ती, इस सब के बनाता है, परांकुर बनाता है। ठीक है, और फिर सुनिए, थोड़ा सा हाली चल देते हैं संरचना के अनुसार। देखिए बताया कि बीज जो होता है, बीज का संरचना देखा जाए तो इसके संरचना के अनुसार यह 2 भाग में बटा होता है। पहला भाग बीजचोल होता है, उसके अंदर का भाग क्या होता है, भ्रूण होता है। बीजचोल कहते हैं कि किसी बीज के जो सबसे बाहर की परतें होती है वह बीजचोल होता है, जिसके 2 भाग होते हैं, बाह्य कवच क्या होता है, अंतः कवच। बीजचोल के जो सबसे बाहर का भाग होता है बाह्य कवच, अंदर का भाग होता है अंतः कवच। और बीजचोल के जो बाहर की परतें होकर अंदर का जो भाग होता है उसे भ्रूण कहते हैं। और भ्रूण भी 2 भाग में बटा होता है। बीजपत्र क्या होता है, अक्ष। बीजपत्र कहते हैं कि जब किसी भ्रूण के अंदर का वह क्षेत्र जो दरहनी वाला भाग दिखाई देता है, आधा बढ़ जाता है, उस भाग को क्या बोलते हैं, बीजपत्र कहते हैं। ठीक है, आप उसके अंदर बताएं, बीजपत्र के जो अंदर भाग होता है उसको क्या बोलते हैं, अक्ष कहते हैं। अंश के भी 2 भाग होते हैं, एक होता है मूलांकुर, एक होता है परांकुर। यह अंदर होता है, बाहर कौन होता है, परांकुर होता है, यानी ऊपर में होता है परांकुर और नीचे क्या होता है, मूलांकुर। मूलांकुर से किसी पौधे का जड़ का विकास होता है और परांकुर से किसी पौधे के जड़ के जो ऊपरी भाग होता है, तना होता है, शाखा होता है, इस सब का विकास होता है। ठीक है, चलिए इतना तो समझ गए होंगे। और चलिए हम लोग बीज को एक और बांटते हैं बीजपत्र से। अभी बताया बीजपत्र किसे कहते हैं, दाना वाला जो क्षेत्र होता है उसको क्या बोलते हैं, बीजपत्र कहते हैं। हम लोग बीजपत्र से भी किसी फल को, किसी बीज को 2 भाग में बांट सकते हैं। जैसे कि कहते हैं कि जिस बीज में वैसा किसी पौधा का बीज हो जिसमें दलहनी भाग केवल एक ही हो, यानी बीजपत्र केवल एक ही हो, उस सभी बीज को हम लोग एक बीजपत्री कहते हैं। जैसे बताइए तो कभी चावल आप देखें, चावल सबको देखा होगा, डेली चावल खाता है, तो जो चावल का भाग होता है क्या उसको काटने पर 2 क्षेत्र में बढ़ता है, नहीं बढ़ता है। गेहूं भी नहीं बढ़ता है। तो जिसमें दलहनी भाग नहीं दिखाई देता है ना, वो सब के जब सब भाग होता है एक बीजपत्री होता है। यानी एक बीजपत्री में आप कह सकते हैं चावल कह सकते हैं, गेहूँ कह सकते हैं, यानी जिसका एक ही दलपत्र हो, एक ही बीजपत्र हो, उसे क्या बोलते हैं, एक बीजपत्री बीज कहते हैं। नंबर 2 हो गया द्विबीजपत्री। द्विबीजपत्री में सब आ सकता है, चना भी आ सकता है, मटर भी आ सकता है, यानी जिस पौधे का जो भी बीज हो वह बीज का 2-2 बीजपत्र दिखाई दे, 2 हिस्से में बढ़ जाए, उसे हम क्या बोलते हैं, द्विबीजपत्री। यानी कह सकते हैं मटर कह सकते हैं, चना कह सकते हैं, ऐसे जितने भी पौधे, जितने भी बीज आते हैं वह सब क्या होता है, द्विबीजपत्री। यानी कहने का मतलब कि जो बीज होता है बीजपत्र से बांटे तो 2 हिस्से में बढ़ता है। एक होता है एक बीजपत्री और नंबर 2 क्या होता है, द्विबीजपत्री। एक में कहते हैं कि जिस बीज में एक ही बीजपत्र होते हैं उससे क्या बोलते हैं, बीजपत्री। जैसे बताया गेहूँ, चावल। और जिस बीज में एक से अधिक बीजपत्र होते हैं उसे क्या बोलते हैं, द्विबीजपत्री। ठीक है, चलिए इसके बाद सर हम लोग बीज पढ़ लेते हैं। बीज के अलावा कुछ क्वेश्चन एक में अलग से आता है। जैसे में एक क्वेश्चन आता है सिनगैमी, फिर परिभ्रूणकोश आता है, असंघजनन आता है, बहुभ्रूणता आता है, त्रिसमयन आता है। ये सब क्वेश्चन जो आप है और VVI मार के अच्छा से लिख लीजिएगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन अधिकतर जो आपका एग्जाम हुआ है, अधिकांश एग्जाम में यह क्वेश्चन देखे जाते हैं जो हमेशा बिहार बोर्ड पूछता है सर। तो जिस क्वेश्चन को हमेशा राइज करता है, हमेशा पूछता है, उस क्वेश्चन पर आप विशेष ध्यान दीजिए, जिसमें आप इसका VVI करके ध्यान दे सकते हैं विशेष, ताकि आपका जब भी प्रश्न पूछे बिहार बोर्ड में तो आपसे प्रश्न न छूटे। ठीक है, तो चलिए वह हम देखते हैं आपको क्वेश्चन। इसके बाद बीज के बाद आते हैं सिनगैमी। तो कहते हैं कि देखिए जब कोई पुष्प का, आपको बताया था कि जब सभी पुष्प में 2 भाग होते हैं, एक नर होते हैं, एक मादा होते हैं। तो जो नर होता है ना, तो नर का परागकण, किसी पुष्प के नर का परागकण, परागकण कहाँ बनता है, परागकोश बनता है। जो मेरा वीडियो पहले का देखे होगा ना, उनको कोई दिक्कत नहीं, सब समझ में आ रहा होगा कि ये सब हम बहुत विस्तार से बताएं बाबू। तो देखिए जब किसी पुष्प का जो परागकोश होता है उसका जो परागकण होता है, यानी पुष्प के जो नर भाग का परागकण और मादा भाग के अंडकोश का, फिर सुनिएगा, नर भाग का परागकण और मादा भाग का अंडकोश का फिर जब आपस में संयोग होता है, तो जो संयोग होता है उस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, सिनगैमी को बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिनगैमी। फिर सुनिएगा, जब किसी पुष्प का नर भाग का परागकण और मादा भाग का अंडकोशिका का जब संयोग होता है, तो जो संयोग होने के बाद जो क्रिया होती है, इस क्रिया को क्या बोलते हैं, सिनगैमी कहते हैं। ठीक है, उम्मीद यही सब समझ में आया होगा। चलिए नंबर 2 समझते हैं। जैसे कि एक में देखिए नंबर 2 होता है परिभ्रूणकोश। यानी कहने का मतलब जानते हैं कुछ बीज बनता है, उस बीज को बनने में कहते हैं ना कि किसी किसी पौधे में जो बीज बनता है वह बीज का
बीजांड जो होता है ना वो बीजांड के बाहर, फल कहो तो या बीज कहो तो, ठीक है। तो किसी बीज के बीजांड जो होता है सबसे अंदर भाग होता है, जैसे बताया था इस टाइप का, यहाँ से इस टाइप से आता है, ठीक है। यही बताया था कि बीजांड यहाँ पर होता है, बीजांड ऊपर मादा भाग है, ठीक है। यह बीजांड कहते हैं किसी बीजांड का बाहर भाग होता है, बीजांड का, यानी बीजांड काय के अंदर ही बीजांड होता है। तो कहते हैं कि जब किसी फल को बनने में बीजांड का बाहर का बीजांड काय एक पतली परत बन जाता है, वो पतली परत जो बनता ना है, वो परत बनने की जो घटना होती है उससे हम क्या बोलते हैं, परिभ्रूणकोष कहते हैं। जैसे हम देखिए कुछ ऐसे ऐसे फल हैं जिसमें आप बीजांडकाय को पहचान ही नहीं सकते हैं कि बीज करने हैं बीजांडकाय करने हैं। जैसे कि आप देखिए सलजम खाते होंगे या चुकंदर खाते होंगे। चुकंदर का कभी बताइए कोई छिला है का, मतलब लेकर मार के छिलना से छिल्ले उसको है, उसके ऊपर खलकोइया नहीं होता, छिलका नहीं होता है सर। अर्थात करने का मतलब बाहर से जिसका आवरण ज़्यादा मोटा नहीं है, एकदम पतला है, वह सभी को क्या बोलते हैं, परिभ्रूणकोष कहते हैं। यानी इसमें कहते हैं, फिर सुनिएगा, कहते हैं जब किसी भी पुष्प का या किसी फल का या किसी बीज का जो बीजांड के बाहर का बीजांडकाय होता है, बीजांडकाय एक पतली परत के रूप में जमा हो जाता है, उस भाग को ही हम क्या बोलते हैं, परिभ्रूणकोष कहते हैं, ठीक है। अब एक बाद आते हैं असंजनन में। सर इसमें कहते हैं, वो देखिए इसमें कहते ना है कि जब कहते हैं कि जब कोई पुष्प, जब कोई भी पौधा हो और पौधे में निषेचन क्रिया नहीं हो और निषेचन के बिना ही उससे एक बीज बन जाए, तो उसे क्या बोलते हैं, असंजनन। जैसे में घास हो जाता है, घास में कभी भी निषेचन नहीं होता बबुआ, निषेचन नहीं होगा फिर उसमें क्या बन जाता है, बीज बन जाता है। यानी कहने का मतलब कि जब किसी भी पौधे में, कोई भी पौधा हो, वो पौधा में निषेचन क्रिया नहीं होता है और निषेचन होने बिना ही उसमें बीज का निर्माण हो जाता है, तब उस बात को हम क्या बोलते हैं, असंजनन कहते हैं। जैसे में घास कह सकते हैं, ठीक है। अब एक बात देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट एक में आते हैं, जानते हैं, देखिए बहुभ्रूणता। बहुभ्रूणता कहते हैं कि जो इसके बारे में बताया था, बहुभ्रूणता पहले कहते हैं कि सुनिए, जैसे कहते हैं कि जब कोई भी बीज बने और बीज बनने में बीज के अंदर ही एक से अधिक भ्रूण का विकास हो, एक नहीं एक से अधिक भ्रूण का विकास हो, तो अधिक भ्रूण बनने की जो घटना होती है उससे क्या बोलते हैं, बहुभ्रूणता। नाम में है बहुभ्रूणता, बड़ी बड़ी बहुभ्रूणता, यानी भ्रूण की संख्या एक से अधिक हो। यानी जब किसी बीज के बनने में बीजांड के अंदर भ्रूण का विकास एक से अधिक हो तो उसका बोलते हैं बहुभ्रूणता। जिसके बारे में जो बताया था उसका नाम था ल्यूवेनहॉक। क्या नाम था, ल्यूवेनहॉक नाम था। और यह जो बताया था कब बताया था, तो 1719 ईस्वी में बताया था। याद रखिएगा, बहुभ्रूणता के बारे में जो सबसे पहले बताए थे उनका नाम था ल्यूवेनहॉक, और बताया कब थे, तो 1719 ईस्वी में, ठीक है, याद रहेगा। फिर सुनिएगा, बताया कि जब किसी भी बीज के बनने में उसके भ्रूण से उसके बीज के अंदर एक से अधिक भ्रूण का विकास होता है तो उसे बहुभ्रूणता कहते हैं। जिसके बारे में जो सबसे पहले बताया था नाम था ल्यूवेनहॉक, और बताया कब था, 1719 ईस्वी में, ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं त्रिसंलयन। त्रिसंलयन की जो घटना जानते हैं, जैसे कि इसके पहले क्लास में आपको बताया था दोहरा निषेचन, याद होगा दोहरा निषेचन। तो कहते कि कोई भी नर भाग से, देखिए तस्वीर थोड़ा सा दिखा देते हैं ताकि याद चलावे बाबू। हम कुछ फ़ोटो इस तरह से बनाए थे, देखिए आपको कभी मोबाइल में आपका नहीं दिखाई दे अच्छा से, तो देखिए उसमें आपको लिखा होता है नीचे कि कितना पर देख सकते हैं, 144 पर 360 पर कितना मेगापिक्सल पर आप देख सकते हैं। तो थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ाइएगा वीडियो का ताकि स्पष्ट जो छोटा छोटा लिखते हैं आपको दिखाई दे, ठीक है। तो देखिए इस तरह से बनाए थे फ़ोटो, और कहे थे ना कि इसमें पुष्प के वर्तिकाग्र में एगो बनता है पराग नली बनता है यहाँ से, और पराग नली में दो को होता है नरयुग्मक, बताया था ना, 2 होता है नरयुग्मक, और दोनों नरयुग्मक जाके मिलता है अंडाणु से, जिसमें बीजांड कहते हैं, बीजांड से मिलता है। यानी एका में देखिए प्रश्न क्या था, त्रिसंलयन। जब भी बात करा त्रिसंलयन का, यानी कहने का मतलब कि नरयुग्मक का जो संयोग दो को मादा से होता है, तो 2 तो मादा, जैसे अंदर था, एगो अंडाणु था, एगो बताया था द्वितीय केंद्रक से मिलता है। तो यानी एगो अंडाणु से एगो मिला द्वितीय केंद्रक से, यानी मादा भाग 2 हो गया ना। नर तो नर होबे करता है, 1 से 2 हो गया उसका, नर तो नर रहेगा, लेकिन मादा 2 तरह का हो गया, एगो अंडाणु हो गया, एगो द्वितीय केंद्रक हो गया। तब उससे जब संयोग होता है तो एगो नर आई 2 गो, 2 1 3 न मिल गया, तो 3 को मिलने से जो क्रिया होती है उसे क्या बोलते हैं, त्रिसंलयन। तो वैसे सुनिएगा, कहने का मतलब है कि हम बताएं कि जब किसी पुष्प का अगुणित नरयुग्मक, नरयुग्मक हमेशा अकेले रहेगा तो अगुणित ही होता है, ठीक है। जब किसी पुष्प का अगुणित नरयुग्मक 2 मादा युग्मक से संयोग करता है तो उस क्रिया को हम बोलते हैं त्रिसंलयन।
जब किसी पुष्प का एक नर युग्मक द्वि मादा युग्मक से संयोग करता है तो उसे क्या बोलते हैं, त्रिसंलयन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद सर आगे चलते हैं बाबू। तो आगे देखिए, बाद भ्रूणकोश पढ़ते हैं। ठीक है, वो थोड़ा सा बरसात के मौसम में कीड़ा मकोड़ा ज़्यादा है। देखिए आगे चलते हैं, और देखिए भ्रूणकोश देखते हैं। तो वो भ्रूणकोश में चलते हैं, वो देखिए इसमें कहते हैं कि जब किसी पुष्प का, या भ्रूणकोश कह सकते हैं कि भ्रूणकोश से आपको याद है ये वाला बात बताया था। भ्रूणकोश का नाम ही कहीं कहीं लिखा होता है, भ्रूणपोष लिखा होता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। कहते हैं जब किसी भ्रूण को कोई पोषण प्राप्त करता है, जिस कोशिका से या जिस कोशीय ऊतक से या जिस कोशिकाओं के समूह से पोषण मिलता है उसे भ्रूणकोश कहते हैं। ठीक है, फिर सुनना, किसी भी कोशिकाओं का वह समूह जिससे भ्रूण को पोषण की प्राप्ति होती है उसे हम क्या बोलते हैं, भ्रूणकोश कहते हैं। यह एक तरह का पोषीय ऊतक होता है। क्या होता है, पोषीय ऊतक होता है। चलिए वो इसके बाद देखते हैं भ्रूणकोश कितने तरह का होता है। यह होता है 3 तरह के, एक होता है केंद्रकीय भ्रूणकोश, एक होता है कोशिकीय भ्रूणकोश और एक होता है माध्यमिक भ्रूणकोश। ठीक है, हम चलते हैं केंद्रकीय भ्रूणकोश में। तो वो कहते हैं कि जब किसी भ्रूणकोश का जो केंद्रक का होता विभाजन, जब किसी भ्रूणकोश के केंद्रक का होता विभाजन और विभाजन होता समसूत्री, और होने के बाद केंद्रक एक से अधिक केंद्रकों का विकास करता है, तो उस क्रिया को हम बोलते हैं केंद्रकीय भ्रूणकोश। ठीक है, फिर सुनना, भ्रूणकोश बताएं जब किसी कोशिकाओं का, जब किसी भ्रूणकोश के केंद्रक के कोशिकाओं का समसूत्री विभाजन होता है और उसके बाद एक से अनेक केंद्रकों का विकास होता है, तो उससे हम बोलते हैं केंद्रकीय भ्रूणकोश कहते हैं। ठीक है, फिर नंबर 2 सुनिएगा, बोलते हैं जब किसी, वही बतिया, जब किसी भ्रूणकोश के केंद्र का होता विभाजन और उसके बाद अनेक कोशिका भित्ति का विकास होता है, तो उससे हम बोलते हैं कोशिकीय भ्रूणकोश। क्या बोलते हैं, कोशिकीय भ्रूणकोश। फिर सुनना लास्ट वाला, कि जब किसी भ्रूणकोश के केंद्रक का विभाजन हो और एक से अधिक कोशिकाओं का विकास हो, इसमें कोशिका भित्ति का में कोशिका का विकास हो, तो उसे माध्यमिक भ्रूणकोश कहते हैं। ठीक है, उम्मीद से इतना तो याद हुआ होगा। चलिए एक बात सर, एक में कुछ क्वेश्चन है, जैसे इसमें हम छूट गया था कि सत्य फल को क्या कहते हैं, असत्य फल को क्या कहते हैं। परिभाषा तो बता दिए थे, लेकिन इसके कुछ और नाम होते हैं जो हमसे छूट गया था सर। ठीक है, तो इसके पहले क्लास में बता चुके सत्य फल किसे कहते हैं, असत्य फल किसे कहते हैं। तो देखिए सत्य फल बताए थे कि जब कोई भी पुष्प के जिस भाग से आप समझते हैं कि अंडाशय से फल बनेगा, तब वहीं से फल बनता है, तब उसको बोलते हैं सत्य फल। यानी जब किसी पुष्प के अंडाशय से जब फल का निर्माण हो तो उसे क्या बोलते हैं, सत्य फल। और उसके एक और नाम है यथार्थ फल। यथार्थ फल भी आपसे पूछेगा तो सत्य फल को क्या बोलते हैं, यथार्थ फल कहते हैं। ठीक है, एक और आपका प्रश्न इसमें रहेगा, असत्य फल जो हमेशा पूछता है सर। देखिए असत्य फल बताए थे कि अंडाशय के अलावा पुष्पासन से, दलपुंज से, ये सब से आदि से विकास हो जाए तो उसे क्या बोलते हैं, असत्य फल कहते हैं। जिसका 2 और नाम है मिथ्या फल या कूट फल। यदि आपसे बोले मिथ्या फल या कूट फल तो उसको आप क्या डालिएगा, असत्य फल। इसमें ज़्यादा समस्या नहीं होगा क्योंकि इसे बताया हुआ था। एक नाम याद कर लीजिए, 2 को, मिथ्या फल और क्या बोलते हैं, कूट फल। चलिए इसके बाद से इसमें 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं, मोनोकार्पिक और विमपुंसन। ठीक है, देखिए इसमें कहते हैं कि ना कि जब कोई भी पौधा अपने पूरे जीवन काल में, पूरा जीवन खत्म हो जाए, आप मात्र एक ही बार पुष्प दे। आप बताइए तो ऐसा कोई पौधा है जो आप पूरे जीवन काल देखें और उसमें एक ही बार पुष्प दिया हो? तो ऐसा पौधा होता है सर जिसमें एक ही बार पुष्प देता है। तो बताइए धान, गेहूँ, वो अपने जीवन काल में क्यों पुष्प देता है? 10 बार, 5 बार, 20 बार, ऐसा कुछ नहीं सर, एक ही बार देता है। एक बार पुष्प देगा और धान से फिर फल का विकास होता है, धान बनता है और पूरा जीवन काल में पक जाएगा और फिर अपने से उसका मृत्यु हो जाता है। यानी कहते हैं कि वैसा पौधा जिसका अपने पूरे जीवन काल में एक ही बार पुष्प देने की क्रिया होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, मोनोकार्पिक पौधा कहते हैं। क्या बोलते हैं, मोनोकार्पिक पौधा कहते हैं सर। उसके बाद देखिए विमपुंसन कहते हैं ना कि जब किसी पुष्प में निषेचन क्रिया अपने आप होवे, और अपने आप, जैसे अपने आप का मतलब क्या होगा, नर भाग का जो परागकण हुआ वह मादा भाग में अपने आप गिर जाए, यानी परागकण से ऊपरे था नीचे गिर गया अपने से, तो जो अपने आप होगा ना, यानी अपने आप जो परागकण हुआ, परागण क्रिया हुआ, उसको रोकने की जो क्रिया होती है उसी को बोलते हैं विमपुंसन। क्या बोलते हैं, विमपुंसन। ये भी क्वेश्चन आता है, फिर सुनिएगा। बताया कि जब किसी पुष्प में स्वपरागण की क्रिया रोका जाता है, तो स्वपरागण क्रिया जो रोकने की क्रिया होती है उसे क्या बोलते हैं, विमपुंसन कहते हैं। बहुत ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। और आपको लिखने के लिए हम सभी जैसे लिखावट होगा उस भाषा में बोल देते हैं, आप वीडियो रोक के लिख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद सर ये आपका इतना ही से ये लेसन पूरा समाप्त हो जाता है। सुनिएगा कैसे लिखेंगे सर। देखिए शुरुआत से बताए थे बीज क्या कहते हैं, बीज किसे कहते हैं, प्रश्न बनाइएगा बीज किसे कहते हैं। आप बोलिएगा इसमें लिखना है जैसे आंसर में कि किसी भी पुष्प के
निषेचन क्रिया होने के बाद बीजांड से जिस रचना का विकास होता है उसे हम बीज कहते हैं। परिभाषा कंप्लीट, रोक के लिख लीजिएगा। नीचे लिखना है बीज संरचना के आधार पर मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। पहला बोलना है बीजचोल या बीजावरण, नंबर 2 भ्रूण, ठीक है। सिरकूट कहते हैं या एम्ब्रियो कहते हैं, ठीक है। बीजचोल कहना है कि किसी बीज के बनने में जो सबसे बाहर की परतें होती है उस परत को बीजचोल या बीजावरण कहते हैं। फिर नीचे क्या में चलना है, बीजचोल भी रचना के अनुसार 2 भाग में बांटा गया है, एक बाह्य कवच, एक अंतः कवच। एक में बोलना है कि बीजचोल के बाहर की परतें बाह्य कवच कहलाता है, एक में लिखना है बीजचोल के अंदर की परतें अंतः कवच कहलाता है, ठीक है। उसके बाद आइए भ्रूण में, तो भ्रूण में लिख के डैश दीजिएगा और एक में लिखिएगा कि किसी बीजचोल के अंदर का जो भाग होता है, किसी बीजचोल के अंदर का भाग भ्रूण कहलाता है, ठीक है। भ्रूण में हो गया। अब उसके नीचे लिखना है भ्रूण का भी रचना के अनुसार 2 भाग होता है, एक बीजपत्र लिखना है, एक अक्ष लिखना है। बीजपत्र लिख देना है डैश और फिर लिखना है कि किसी भी बीज के भ्रूण के वह भाग जो दलहनी क्षेत्र होता है, दलहनी भाग होता है, उससे बीजपत्र कहते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर सर नीचे लिखना है अक्ष में, तो लिखना है कि किसी बीज के भ्रूण का बीजपत्र का आंतरिक भाग जो होता है उसे हम अक्ष कहते हैं, ठीक है। और अक्ष में ही नीचे पागा बदलना है, लिखना है कि अक्ष के ऊपरी भाग को परांगु कहते हैं और निचले भाग को मूलांगु कहते हैं। इसमें मूलांगुर से जड़ का निर्माण होता है और परांगुर से तना एवं शाखाएँ आदि का निर्माण होता है, ठीक है। इसके बाद चलिए आगे लिखना है इसमें, फिर लिखना है नीचे से कि बीजपत्र के अनुसार 2 भाग में बांटा गया है, एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री। इसमें लिखना है डैश देना है कि किसी भी बीज का या फिर बोलना है कि वैसा बीज जिसमें केवल एक ही बीजपत्र हो उसे एक बीजपत्री कहते हैं, जैसे मैं धान बताए, गेहूँ बताए। तो इसमें लिखना है वैसा बीज जिसमें 1 से अधिक बीजपत्र हो, यानी 2 हो, उससे क्या बोलते हैं, द्विबीजपत्री कहते हैं। चलिए यहाँ तक कंप्लीट। चलिए वो आते हैं संगमी में आते हैं, तो कहते हैं किसी भी बीज का, या बोलना किसी बीज का नहीं बोलते हैं, जब किसी बीज के बनने में नर युग्मक का परागकण और मादा युग्मक का अंड कोशिका आपस में संयोग करता है तो उसे हम सिंगैमी कहते हैं, ठीक है। कंप्लीट ये भी है। यहाँ सुनेगा, कहते हैं कि जब किसी पुष्प का बीज बनता है तो बीज के बीजांड के बाहर बीजांडकाय का एक पतली परत होता है और पतली परत जो बनने की क्रिया होती है उसे परिभ्रूणकोश कहते हैं। जैसे में लिखना है सलजम, चुकंदर, ठीक है। इसके बाद एक में इसमें लिखना है असंजनन में, तो कहना कि जब किसी पुष्प के या किसी पौधे के बिना निषेचन के पश्चात ही बीज का विकास हो तो उसे असंजनन कहते हैं, ठीक है। इसके बाद सर अगला है बहुभ्रूणता, तो कहना कि जब किसी एक बोलना है जब किसी पौधे के बीज बनता है तो बीज के अंदर 1 से अधिक भ्रूण का विकास होता है, तो उस क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, बहुभ्रूणता कहते हैं, जिसके बारे में लीवेनहॉक ने 1719 ईस्वी में बताया था, ठीक है। एक में लास्ट में लिखना है सर 30 लाइन में, एक में लिखना है आपको कि किसी पुष्प के अगुणित नर युग्मक, किसी पुष्प के अगुणित नर युग्मक द्विकेंद्रक से संयोग करता है तब उसे त्रिसंलयन कहते हैं। 2 केंद्रक हुआ, 1 नर युग्मक हो गया, ठीक है। एक बाद इसमें बोलना है सर किसी भ्रूण को वह, या इसमें फिर शुरू से बोलना है इसे भ्रूणकोश डैश देना, फिर बोलना है क्या में सर कि वैसा कोशिकाओं का समूह जो किसी भ्रूण को पोषण की प्राप्ति करवाता है या पोषण देता है उसे भ्रूणकोश कहते हैं, ठीक है। यह जो कि पोषीय ऊतक होता है और यह त्रिगुणित होते हैं। इसके मुख्यतः 3 भाग होते हैं, केंद्रकीय भ्रूणकोश, कोशिकीय भ्रूणकोश, माध्यमिक भ्रूणकोश। फिर बताएं कि भ्रूणकोश के केंद्रक का विभाजन हो और विभाजन में संसदीय विभाजन हो और केंद्रक अनेक भागों में टूट जाता है तो उसे केंद्रकीय भ्रूणकोश कहते हैं। इसमें बताएं कि भ्रूणकोश के केंद्र का विभाजन होता है, विभाजन होने के बाद जब उसके केंद्रक के से अनेक कोशिकाओं का विकास हो, कोशिका भित्ति का विकास हो, उससे कोशिकीय भ्रूणकोश कहते हैं। इसमें बोलना है कि जब केंद्रक का भ्रूणकोश का केंद्रक का विभाजन हो और अनेक कोशिकाओं का विकास होता है उससे माध्यमिक भ्रूणकोश कहते हैं, ठीक है। इसमें बताया सत्यफल को ही बोलते हैं, जो परिभाषा लिखा हुआ था पहले से। बाकी इसमें देखिए बताया कि जो ऐसा पौधा जो पूरे जीवन काल में एक ही बार पुष्प देता है उससे मोनोकार्पिक पौधा कहते हैं, और वैसा पौधा जो अपने जीवन काल में एक ही बार पुष्प देता है उसे मोनोकार्पिक पौधा कहते हैं। और इसमें बताया कि जब किसी पुष्प में
निषेचन क्रिया हो और अपने आप यानी स्वपरागन क्रिया हो, स्व निषेचन क्रिया हो, उससे रोकने की जो क्रिया होती है उससे क्या बोलते हैं, विपुंसन कहते हैं वो। ठीक है, इतना के बाद सर आपको अगले पार्ट में मिलेंगे अगले लेसन के साथ। और इस लेसन में से इतना ही। बाकी यदि आपको बहुत समझ में आ रहा है तो अपने साथियों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका लाभ हो। और बाकी इसके बाद अगले वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद।